सम्राट हर्षवर्धन का प्रशासन, धर्म, राजनीति और समाज, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। हर्षवर्धन 647 ईस्वी तक शासन किया। भारत के प्रमुख शासकों में से एक थे। उन्होंने उत्तर भारत में एक संगठित साम्राज्य की स्थापना की। उनका प्रशासन प्रशासनिक कुशलता, धार्मिक सहिष्णुता, राजनीतिक स्थिरता और समृद्ध सामाजिक संरचना के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन का प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। हर्षवर्धन सर्वोच्च शासक थे जो प्रशासन, सैन्य और धार्मिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। उनके शासन को चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद थी जिसमें उच्च अधिकारी शामिल थे। राज्यों को भुक्ति प्रांतों में विभाजित किया गया था और जो आगे विषय जिलों और गांव में बांटे गए थे। प्रशासनिक अधिकारी महासामंत, ये प्रभावशाली जागीरदार होता था। ऊपरी ये प्रांतीय शासक था और विषयपति ये जिलाधिकारी था। गुप्तचरों, जासूसों और पुलिस का विशेष ध्यान रखा जाता था। राजस्व विभाग भूमि कर, आयकर का मुख्य स्रोत था जो किसानों से लिया जाता था। व्यापारियों और शिल्पकारों ने श्रेणी कर, गिल्ड टैक्स वसूला जाता था। कर का प्रयोग या उपयोग धार्मिक संस्थानों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाता था। सैन्य संगठन, हर्ष के पास एक मजबूत सेना थी जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और नौसेना शामिल थे। सामंतों, जागीरदारों में से भी सैन्य सहायता प्राप्त की जाती थी। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की, लेकिन दक्षिण भारत में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से हार गए। हर्षवर्धन की धार्मिक नीति। हर्षवर्धन धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे और उन्होंने विभिन्न धर्मों को प्रोत्साहन दिया। हिंदू धर्म। हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म, भगवान शिव के उपासक और अनुयायी थे। उन्होंने हिंदू धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों को भी जारी रखा और ब्राह्मणों को संरक्षण दिया। दूसरा, बौद्ध धर्म। बाद में हर्षवर्धन महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। उन्होंने अनेक बौद्ध मठ, विहार और स्तूप का निर्माण करवाया। 643 में कन्नौज बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया। इसमें चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग भी शामिल हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया गया। जैन संप्रदाय और एवं अन्य संप्रदाय, जैन धर्म और अन्य धार्मिक संप्रदायों को भी प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने सभी धर्मों का समान अधिकार दिए और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन का राजनीति जो था वो साम्राज्य का विस्तार। हर्ष ने अपने शासनकाल में उत्तर भारत को एकजुट करने का प्रयास किया। उन्होंने पंजाब, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों पर अधिकार कर लिए, लेकिन दक्षिण भारत विजय में असफल रहे क्योंकि चाणक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी के पास हरा दिया। कूटनीति और विदेशी संबंध। हर्ष ने चीन के तांग वंश से मैत्री संबंध स्थापित किए। उनके दरबार में चीनी राजदूतों का आगमन हुआ। मध्य एशिया और फारस के शासकों से भी उनके अच्छे संबंध थे। साम्राज्य का पतन। हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। उनके बाद साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। बाद में प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूट जैसे नए वंश उभरे। हर्षवर्धन के समय का सामाजिक जीवन। जाति व्यवस्था और समाज 4 मुख्य वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें राज्य से भूमि अनुदान भी मिलता था। जाति प्रथा कठोर हो गई थी। अस्पृश्यता भी प्रचलित थी। महिलाओं की स्थिति। महिलाओं को सीमित अधिकार प्राप्त थे। सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं मौजूद थी। हालांकि बौद्ध विहारों में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था। कुछ प्रभावशाली महिलाएं धार्मिक और प्रशासनिक के मामलों में सक्रिय थी। शिक्षा और संस्कृति। नालंदा विश्वविद्यालय अपने शिखर पर था और विदेशों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आया करते थे। संस्कृत साहित्य फला फूला। हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान थे। उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नामक नाटकों की रचना की। बाणभट्ट जो उनके दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित नामक उनके जीवन लिखा। आर्थिक स्थिति और व्यापार। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। किसानों से कर वसूला जाता था। आंतरिक एवं बाहरी व्यापार समृद्ध था और भारत को चीन और मध्य एशिया से व्यापार होता था। व्यापारिक संबंध, श्रेणियाँ आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। निष्कर्ष, हर्षवर्धन का शासन प्रशासनिक दक्षता, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक उन्नति के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता स्थापित की, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य विघटित हो गया और उनके शासनकाल को प्राचीन भारत और मध्य भारत के बीच का संक्रमण काल माना जाता है। ठीक है।